आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज का जो टॉपिक है बच्चे हमारे पास में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके बोर्ड के लिए ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको केवल उन्हीं को तैयार करना है और उसमें आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है और इसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सोर्स की। तो सोर्स में हमारे पास में यहां पर कोई भी ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है। तो यानी जब चार्ज ऑसिलेट करता है यानी उसकी वैल्यू बार बार बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, या हमारे पास में कोई चार्ज ऐसा होता है जो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज कर रही है, तो वो अपने अंदर से एक ईएम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। तो ये बनती कैसे है? तो सबसे पहले हमारे पास में माइकल फैराडे का कंसेप्ट था ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट बनता है। ऐसा उन्होंने सबसे पहले सोचा था और उसको उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया जिसकी वजह से हमें ऑल्टरनेटिंग करंट यानी जो हमारे घरों में जो करंट आती है वो मिली। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने ये कहा कि भाई नेचर जो है हर जगह पर सिमेट्री ढूंढती है, या हमारे पास में नेचर ने हर चीज को सिमेट्रिकली बनाया है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आना चाहिए, और अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी बना सकते हैं बाय चेंजिंग इट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से वापस चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो एक बात हमें बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, किसने? माइकल फैराडे ने। और फिर उसके बाद में कौन आए? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने सिर्फ ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है, और उन्होंने अपने कंसेप्ट में ये कहा कि जब भी कोई चार्ज ऑसिलेट करता है या एक्सेलरेट करता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आने लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड या एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है जो खुद ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हुए? ऑसिलेशन, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से बनाया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के सोर्स का काम करते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनके तैयार होती है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम ग्राफिकली या डायग्राम में देखते हैं, तो ये डायग्राम में जो बना रहा हूं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, ठीक, and clearly mention the oscillation of electric field, magnetic field and direction of rotation। तो ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो जैसे ये तीन एक्सेस होती है हमारे पास में x, y, z। इसके अंदर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऑसिलेशन से दिखा रहा हूं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि हमारे पास में यहां पर ये y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वर्टिकल इसके अंदर ऑसिलेशंस हो रहे हैं। इसी तरीके से ये नीचे भी वर्टिकल ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ये एरो जो है वो ऑसिलेशंस बता रहा है। तो ये हम यहां पर इनको ऑसिलेशंस को दिखा सकते हैं इस तरीके से, और ये वर्टिकल ऑसिलेशंस आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये x डायरेक्शन है और इस x डायरेक्शन पर
वेलोसिटी यानी प्रोपोगेशन। हमारी जो ईएम वेव है वो सीधी एक्स से चल रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन है वो वाई एक्सिस पर है और जेड एक्सिस पर यहां पर हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस हैं। तो ये 3D डायग्राम है, इसको 3D इफेक्ट हम देंगे तो ये इस तरीके से ये ऑसिलेशन जो है वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं। ये ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल यानी एक्स-जेड प्लेन में है और ये वाई एक्स प्लेन में है। तो यहां पर हमारे पास में इस तरीके से ये ऑसिलेशंस अलग अलग डायरेक्शन में है। ये जो मैं अब एरो बना रहा हूं ये सारे के सारे हमें क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से हम सबसे पहली एक प्रॉपर्टी को देखेंगे, तो यानी इसका मतलब होता है ट्रांसवर्स नेचर। यानी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती है, पहली प्रॉपर्टी ऑसिलेटिंग और एक्सीलरेटिंग चार्ज की वजह से। ये किसकी बनी होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। इसका ये ट्रांसवर्स नेचर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों को अलग अलग एक्सिस पे होते हैं। इसकी डायरेक्शन देखने के लिए, डायरेक्शंस को देखने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, यानी कि v जो होता है, यानी कि v इज अलोंग द वेक्टर e क्रॉस b। इसमें हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। कैसे लगाते हैं वो अभी मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूं। जैसे अभी हमने E ऊपर लिया, फिंगर्स को इसको घुमाया B की तरफ, तो E क्रॉस B, तो थंब मेरे को बता रहा है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। अगर मैं इस x को इधर ले जाऊं तो y इधर हो जाएगा और z इधर हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम इन तीनों को एक साथ लिख लें VEB, तो VEB, तो इस डायग्राम के हिसाब से ये x, ये y, ये z। अब मैं x को कहां ले गया, ऊपर, तो y इधर, तो z इधर। तो हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, x को पीछे ले जाएंगे, ये आगे आ जाएगा y और ये z, और y पीछे चला जाएगा तो z और ये x। ये भी एक तरीका है डायरेक्शन देखने का, ठीक है। और ये डायरेक्शन बताने के लिए आपको ये मेंशन करना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं तो आपको क्वेश्चन क्या जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि अगर कोई वेव y एक्सिस पे चल रही है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो y पे चल रही है तो z और x दो डायरेक्शन यहां पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी, अब एक प्रॉपर्टी ये बताई, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, फिर मैक्सिमम से जीरो, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, ये c यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड के इक्वल होता है। जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं वैक्यूम में जब ट्रैवल करती हैं तो वहां पर उनकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है, और जो रेशियो होता है E0/V0 ये c के इक्वल होता है। ये जो वेव्स होती हैं इनको दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के चल सकती हैं, यानी कि दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अब जैसे सन के से हमारे पास जब लाइट आ रही है
तो बीच में कई जगहों पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वो हमारे पे चलकर आ रही है। तो यानी कि ये जो वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो ये एक मैकेनिकल वेव है। अगर वैक्यूम में मैं चिल्लाऊंगा या मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा तो आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती और ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। एक और चीज हमें यहाँ पर क्या याद रखनी है कि ये सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों चीजें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 और ये 0, ऐसी मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0। तो इसको बोलते हैं हम सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, यानी देयर इज नो फेज डिफरेंस, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की होती है, और दोनों जो होते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताई। अब आता है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो सभी लोग ने विबग्योर के बारे में पढ़ा है। विबग्योर 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो आपको ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं, रेनबो में 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। क्यों हम इसी को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि ये जो हिस्सा है वो हमारी आईज के लिए, हमारे लिए विजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है। विजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है यानी हम इसे देख पाते हैं, लेकिन बाकी चीजों को, बाकी का जो पार्ट है उसको नहीं देख पाते। तो हम पहले समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? ठीक है, ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। अब जैसे आपकी क्लास होती है तो क्लास में रोल नंबर्स होते हैं। वो रोल नंबर्स कैसे होते हैं? अल्फाबेटिकल होते हैं, यानी ए वालों का नाम पहले आएगा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ये एक ऑर्डर हमने बनाया हुआ। डिक्शनरी के अंदर आप कोई वर्ड ढूंढते हैं तो उसमें ऑर्डर में वर्ड्स लिखे होते हैं। हम कहीं मॉल में जाते हैं तो वहां पे जैसे हमें शॉपिंग करनी, मान लीजिए शर्ट खरीदनी है, तो शर्ट के जो साइज होंगे सबसे पहले मान लीजिए 36, 38, 40, 42, 44 इस तरीके से साइज अरेंज होते हैं। तो ये ऑर्डरली अरेंज है। ऑर्डरली अरेंज मतलब एक के बाद एक के बाद एक हमने रखा। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जब हम उनको अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट। अब बात आता है कि जैसे हमने नाम को अरेंज किया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया, शर्ट को अरेंज किया उसके साइज के में, तो यहां पे किसका बेस होगा? तो यहां पर हम ऑर्डरली अरेंजमेंट करते हैं विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। ठीक है, या तो आप सबसे पहले सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में जाकर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी रखें। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, फिर सबसे लास्ट में छोटी फ्रीक्वेंसी, ऐसी वेवलेंथ के साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज करते हैं। यानी जितनी भी ईएम वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई ऑर्डर में, ठीक है, या वेवलेंथ बढ़ते हुए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूं उसमें हमने सबसे पहले रेडियो वेव्स रखा। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के, किसी भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब आप अरेंज करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम बनता है इट हैज गॉट 7 पार्ट्स। रेडियो वेव्स की जो सबसे ऊपर जो मैंने रखा है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ
और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम मैक्सिमम वेवलेंथ यानी वेवलेंथ को कम करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके बाद में जो आती है वो आती है हमारे पास में माइक्रोवेव्स। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आती है, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, या इनको हम बोलते हैं हीट वेव्स, ठीक है। इसके बाद में अगर हम यहां पर देखें तो इसके लिए इंफ्रारेड वेव्स, हीट वेव्स, फिर हमारे पास आती है विजिबल लाइट, फिर हमारे पास आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर हमारे पास आती है एक्स रेज, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट गामा रेज। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहे हैं तो इसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का बढ़ने का मतलब होता है एनर्जी ज्यादा है, और वेवलेंथ का मतलब है ज्यादा का मतलब कि वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती है। अब इसके ऊपर ये हमारा पूरा जो हमने अरेंजमेंट देखा, ये 7 को हमने अरेंज किया है अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें रेडियो वेव्स की अपनी एक रेंज होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर फ्रीक्वेंसी, एंडिंग एट अनदर फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ या एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी वेवलेंथ। फिर उसके बाद में दूसरा, जैसे हमारे पास में कॉलोनीज होती हैं, जैसे हमारा ए ब्लॉक है तो ए ब्लॉक में जितने भी मकान है वो ए ब्लॉक के मकान कहलाएंगे, A1 A2 A3 A4 A5। बी ब्लॉक के मकान होंगे तो B1 B2 B3। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कॉलोनीज हैं और इसके अंदर रहने वाली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। अब मान के चलिए कि ए वाले जो ब्लॉक हैं वो सारे के सारे एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उनके रहने सहने का जो तरीका है, ठीक है, उनकी जो आदतें हैं वो सेम होंगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स बना लिए, इसमें जितनी भी वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनसे कुछ डिफरेंट इसकी, और ऐसे नीचे जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता जाएगा। अब बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें मेनली आपको चीजें तैयार करनी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रेंज, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो में हम आपको लिमिटेड चीजें ही बता पा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज जो है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक में से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट की जो रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर करीब 750 या 800 नैनोमीटर तक होती है। तो ये इसकी वेवलेंथ रेंज है, यानी 400 से लेकर 750 800 तक जो है विजिबल होती है, यानी कि ये लाइट रेज हमको दिखाई देगी। अगर हम 450 से नीचे जाते हैं तो वो अल्ट्रावायलेट होती हैं, और 800 से ऊपर जाते हैं तो वो सारी इंफ्रारेड होती है जो हमको दिखाई देना बंद हो जाती है। अब दूसरी चीज यहां पर जो होती है वो आती है प्रोडक्शन, ठीक है, और एक आता है हमारे पास में मेन यूजेस। ये चार चीजें मेनली इस पर पूछी जाती हैं। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज ये आप बुक से याद करिएगा। मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्शन और यूजेस एक एक करके बताता हूँ। रेडियो वेव जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स होते हैं, कुछ सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर चार्ज हम ज्यादा या कम करके उसमें ऑसिलेशंस क्रिएट करते हैं और उससे रेडियो वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो उनको हम इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स या एलसी ऑसिलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेडियो वेव जो है वो हमारे पास में कहां पे यूज होती है, तो आज की दुनिया जो आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अगर ये रेडियो वेव्स नहीं होगी तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है, आपके जो भी क्या है टीवी कम्युनिकेशन है, ठीक है, टेलीविजन का, रेडियो FM, ठीक है, वायरलेस जितना भी कम्युनिकेशन होता है रेडियो कम्युनिकेशन कहलाता है, और रेडियो कम्युनिकेशन में हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। इसके बाद में आती है माइक्रोवेव्स, इसको हम शॉर्ट रेडियो वेव्स भी बोलते हैं,
शॉर्ट वीडियो वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वेवलेंथ वीडियो वेव से थोड़ी कम होती है, ठीक है। और इनकी खासियत ये होती है, दे कैन ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट एनी डेविएशन। सैटेलाइट से जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? माइक्रोवेव्स, वहां पे यूज होती है। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एरोप्लेन जब होता है ऊपर हवा में, तो वहां पे कोई हमारे लिए तो ट्रैफिक हवलदार, ठीक है, या ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, या लाइट लगी हुई है, सिग्नल्स लगे हुए हैं, हवा में कौन लगे हुए हैं? सामने कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, एरोप्लेन सामने से आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास रडार सिस्टम होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, उसमें हम कोई भी वेव भेजते हैं, वो टकराकर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो लौट आती है, नहीं तो सीधी निकल जाती है, तो इसका मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो उन सब चीजों में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, यानी रडार में, सैटेलाइट में। इसके अलावा आप घर में माइक्रोवेव ओवन्स यूज करते हैं, वहां पर भी इसको हम यूज करते हैं। इंफ्रारेड को हीट वेव्स को कहते हैं, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट। आपने कभी देखा कि कुछ दिनों बाद होली आने वाली है, सभी लोग होली जलाएंगे, तो होली जब जलती है तो होली से थोड़ा सा भी अगर हम दूर खड़े होते हैं, ठीक है, या काफी दूर भी खड़े होते हैं, तो हमारे पास में हमें उसकी जो हीट है वो महसूस हो रही होती है। तो वो जो हीट हम तक जो पहुंच रही है वो इंफ्रारेड से होती है। सन से आने वाली जो हीट है वो इंफ्रारेड की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है कि जो हीट आती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, जिससे हमारे आसपास चीजें उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जैसे ही रात होती है तो वो एस्केप नहीं कर पाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर उसको रोक लेता है। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, जिससे वहां पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही सारे प्लांट्स या हम लोग जिंदा हैं। इसके अलावा आपके रिमोट कंट्रोल्स जो होते हैं उसमें हम इंफ्रारेड यूज करते हैं। कार में आप देखो फॉग लाइट्स यूज करते हैं, वो इंफ्रारेड रेज उसमें होती हैं, ठीक है। आप देखो सीसीटीवी कैमरा होते हैं, डिस्कवरी चैनल्स पे आप देखते हो कि डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं इसकी, जंगल की, जिसमें एनिमल्स के बारे में दिखाते हैं, रात में सीन दिखाते हैं। तो जो कैमरा जो यूज करते हैं उनमें इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो इंफ्रारेड कैमरा होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स को बनाने के लिए, ये प्रोडक्शन मेरा बीच में रह गया था, बताना भूल गया मैं आपको। तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस होती हैं। इनके केवल आपको नाम याद रखने हैं, जैसे क्लिस्ट्रॉन वॉल्व, ठीक है। तो क्लिस्ट्रॉन वॉल्व के थ्रू हम माइक्रोवेव्स को बना सकते हैं। इंफ्रारेड जितनी भी बॉडीज होती है जिनका हाई टेम्परेचर होता है, इवन हमारी बॉडी भी इंफ्रारेड निकाल रही होती है, लेकिन हमें उससे पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है। लेकिन जितनी भी हाई टेम्परेचर बॉडी है, जैसे सन हो गई, मैंने बताया जैसे आप होली जलाएंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो वो अपने अंदर से रेडिएट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंफ्रारेड वेव्स को हम हीट के लिए यूज करते हैं, जिसे हम फिजियोथेरेपी में भी यूज करते हैं, जहां पे मसल स्प्रेन जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए हमारे पास में इंफ्रारेड वेव्स का यूज होता है, ठीक। विजिबल लाइट जो होती है इसमें क्या होता है, कोई भी सोर्स जो होता है उसके अंदर एटम्स जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। वहां पे लौटते समय वो अपने अंदर से जो एनर्जी लेते हैं, जैसे आपको कोई इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लाइट है तो उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी दी, तो उसके एटम्स एनर्जी लेते हैं, वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर एनर्जी को निकालते हैं, और जब वो एनर्जी को निकालते हैं तो वो विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट के बारे में सभी जानते ही हैं, इसके बिना क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कौन काला, कौन गोरा, कौन हरा, कौन नीला, किसी को पता ही लगेगा। क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट ही नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये जो हम अपने आसपास जो इतनी दुनिया को देख पा रहे हैं, जो इतनी खूबसूरत है, ग्रीनरी देख पा रहे हैं, या हम माउंटेन्स हिल्स पे जाते हैं, तो इन सबको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? विजिबल लाइट चाहिए। अब आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज पे। अल्ट्रावायलेट रेज का जो सबसे मेन सोर्स है वो सन से आने वाली जो रेज है इसको हम आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। इसके लिए अल्ट्रावायलेट जो ट्यूब्स होती हैं वो अलग से यूज होती है। दे हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो एनर्जी है वो बहुत हाई होने की वजह से
क्या करते हैं, जर्म्स को खत्म करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। आपने देखा होगा एक हेमा मालिनी आती है हमारे टीवी पर, और वो क्या बेचती है, कैंट आरो। वो कैंट आरो के अंदर कभी आपने वो ऐड देखा हो तो उसमें आता है यूवी प्रोटेक्टर। तो यूवी प्रोटेक्शन, जो यूवी रेज आ रही है तो वो फिर पानी के अंदर जो जर्म्स हैं उनको खत्म करती है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर, डेंटिस्ट या सर्जन जो होते हैं वो अपने इक्विपमेंट्स को अल्ट्रावायलेट उस पर लेते हैं। आप बाजार से कभी सिरिंज खरीद के लाइएगा, इंजेक्शन वाली सिरिंज, तो उस पर लिखा होगा यूवी स्टरलाइज, जिसका मतलब उसको यूवी रेज से उसके अंदर जो जर्म्स हैं उसको खत्म किया गया है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से हम जो हमारी करेंसी है उसको चेक कर सकते हैं। करेंसी में कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल्स होते हैं, उसमें वाटर मार्क्स होते हैं, उनको देखने के लिए अल्ट्रावायलेट यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो आपने डिटेक्टिव्स होते हैं जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह देते हैं, तो वो एक अल्ट्रावायलेट से सॉल्यूशन डाल देते हैं और उसको अल्ट्रावायलेट डालकर वो फिंगरप्रिंट्स उनको चेक करते हैं और उनका प्रिंट वो लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारे आसपास है अल्ट्रावायलेट है, इसका एक और चीज है, आप धूप में नहीं जाते, मम्मी कहती है धूप में मत जा बेटा काला हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों कहती है, वो इस अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो ये जो क्रीम आजकल जो मार्केट में आती है, सनस्क्रीन लोशन, जो हमारे शाहरुख खान और रणबीर कपूर जो बेचते हैं, आजकल तो लड़के भी क्रीम लगाने लग गए हैं, तो क्रीम जो होती है वो किसकी वजह से बिक रही है, इस अल्ट्रावायलेट की वजह से बिक रही है। क्योंकि धूप की में जब आप जाते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो आपके स्किन के टेक्सचर को डार्क कर देते हैं, बोलते हैं टैनिंग ऑफ स्किन। तो हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है धूप में बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वजह से इतने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सरे पर। एक्सरे जो होती हैं ये बहुत ही पूछा जाता है कि क्यों प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इसका मेन सोर्स होता है किसी भी मेटल टारगेट पर इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से बॉम्बार्ड किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से आकर टकराते हैं तो उनसे एक नए तरीके की रेज निकलती हैं, उन्हें हम एक्सरेज कहते हैं। इसका यूज ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में मेडिकल डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे कोई किसी को चोट लगती है तो उसकी हड्डी में क्या प्रॉब्लम है या बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मेडिकल डायग्नोसिस के लिए एक्सरेज का मेन यूज होता है। इनकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में पता करते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि एक्सरे जो होती हैं वो हार्ड मटेरियल जैसे मेटल या इनमें से पास नहीं कर पाती। तो जहाँ पे सिक्योरिटी एरियाज होते हैं, जहाँ पे जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं या मेट्रो स्टेशन होते हैं, तो आपके सामान को चेक करने के लिए कहीं आपने चक्कू, छुरी, गन नहीं छुपा रखी हो, तो उसके लिए एक्सरे से हम उसको देखते हैं। अगर वहां पर कुछ होगा तो वहां पर उसकी एक इमेज हमको दिखाई देने लग जाएगी स्क्रीन पर। ठीक है, अब आते हैं गामा रेज। गामा रेज जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम, इनसे बनती है। ये बहुत ही हाई एनर्जी की रेज होती हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है, तो इनको हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई के स्टडी में क्योंकि बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। मेन जो होता है हमारा इसका इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। जैसे आप कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं, उस कीमोथेरेपी में गामा रेज का यूज करके जो कैंसर में होता क्या है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हमारे जो आर्मी है वो हमें ही लोगों को मारने लग जाए, यानी इंडियन आर्मी इंडियंस को मारने लग जाए, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं होगी। वो आर्मी क्यों है, दूसरों से हमें बचाने के लिए। ऐसे ही हमारी बॉडी में WBCs होते हैं जो हमारे लिए फाइटर्स का काम करते हैं, हमें किसी भी बीमारी से बचाते हैं। तो वो म्यूटेंट हो जाते हैं। म्यूटेंट मतलब वो अपना नेचर चेंज कर देता है और वो हमारी बॉडी को बचाने की बजाय हमारी ही बॉडी को डैमेज करने लगते हैं। तो जो हमारी फूडिंग हैबिट्स हैं या अल्कोहल या टबैको या इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं या पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और वो हमारी बॉडी को डैमेज करने लगती है। तो उन खराब सेल्स को जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हम एक गामा रेज का यूज करते हैं और जिसे आप कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चे, तो ये जो मैंने आपको यूजेस बताए, फ्रीक्वेंसी, रेंज, वेवलेंथ, प्रोडक्शन और इससे पहले जो प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए। आपकी यूनिट बहुत अच्छी है, छोटी यूनिट है, पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसमें।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।